Hello students, today I will teach you new poem that is Kanyadan. Kanyadan. Kanyadan it's a poem that is written by ऋतुराज. ऋतुराज का जन्म 1940 भरतपुर में हुआ था. भरतपुर. इनको काफ़ी सारे सम्मान भी मिल चुके हैं, काफ़ी पुरस्कार भी मिल चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे कवि, लेखक और पत्रकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं. स्टूडेंट्स, नाउ इन कन्यादान व्हाट ही एक्सप्लेन उस समय की बात जब एक माँ कन्यादान करते समय, अपनी बेटी का विवाह करते समय उसे सीख देती है और कहती है कि तुम्हें ससुराल में कैसा बिहेव रखना है, तुम्हें ससुराल में लोगों के साथ कैसा व्यवहार बना के रखना है और तुम्हें कैसा क्या सहन करना है. तो वो कहती है और जो शादी के बाद का जो वास्तविकता का जो संघर्ष है उसके लिए वो उसे बताती है, वास्तविक संघर्ष के बारे में बताती है. अब क्या कहती है, अब ऋतुराज लिखते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को कन्यादान में देते वक्त, जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो. तो यहाँ ऋतुराज लिखते हैं कितना प्रामाणिक था. प्रामाणिक होता है वास्तविक. कि एक माँ जब अपनी बेटी का दान करती है, अपनी बेटी का विवाह करती है, तो जो उसका दुख है वो वास्तव में प्रामाणिक होता है, मीन्स वास्तविक होता है, वास्तविक दुख होता है. लड़की को दान में देते वक्त, लड़की का विवाह करते वक्त, लड़की का विवाह कर जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो. और ऐसा लगता है उस समय जैसे माँ इतना रोती है या माँ इतना दुखी होती है जैसे कि वह उसकी अंतिम पूंजी हो, कि वह लड़की उसकी अंतिम कमाई हो, अंतिम पूंजी हो. अंतिम पूंजी मीन्स वाई ही सेड अंतिम पूंजी. अंतिम पूंजी वो इसलिए कहते हैं कि जो लड़की होती है वो अपनी माँ के सबसे करीब होती है और वो अपने माँ के हर सुख दुख को सुनती है. माँ उसे हर बात शेयर करती है और घर में बेटी ही ऐसी होती है जिसे माँ सारी बातें बता सकती है. अब माँ को दुख है कि वह अपने सुख दुख किससे बांटेगी. और अंतिम पूंजी क्यों कहा है, क्योंकि बेटी ही ऐसी होती है जो अपने संस्कार के द्वारा अपनी माँ की प्रतिमा बनकर, अपनी माँ की परछाई बनकर आगे बढ़ती रहती है. लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था. लड़की अभी सयानी नहीं थी. अब माँ क्या, ऋतुराज लिखते हैं कि जो माँ की बेटी थी वो अभी सयानी नहीं थी, इतनी सयानी नहीं थी. तो सयानी वर्ड है वी विल यूज फॉर मैच्योरिटी, कि लड़की में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी कि अभी उसकी शादी कर सके. अभी इतनी भोली सरल थी, लड़की का स्वभाव बहुत सरल था कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था. वो शादी के बाद मिलने वाली खुशियों से सुख का आभास, कि शादी के बाद मिलने वाली जो खुशियां हैं उनके बारे में तो उसे पता था
कि कौन कौन सी खुशियाँ मिलेंगी, लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता था। और वो लड़की इतनी भोली और इतनी सरल थी कि शादी के बाद मिलने वाले दुखों को बाँचना, दुखों को बाँचना, बाँचना मीन्स पढ़ना या समझना, समझना, कि उस माँ की बेटी इतनी सयानी नहीं हुई थी, इतनी परिपक्व नहीं हुई थी। उसे शादी के बाद मिलने वाले सुखों का तो पता था, लेकिन उसे दुखों को पढ़ना नहीं आता था, दुखों को समझना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की पाठिका। स्टूडेंट्स, पाठिका मीन्स पढ़ने वाली, पढ़ने वाली। धुंधले प्रकाश की, कि उसे शादी के बाद क्लियर क्या होता है सब कुछ नहीं पता था। उसे आधी चीज़ें पता थी, आधी चीज़ें नहीं पता थी। उसे सुख का आभास था, उसे दुख का नहीं पता था। तो ऋतुराज ने लिखा है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि उसे सिर्फ आधी चीज़ों का ही पता होता था, कुछ तुकों की, कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि जो उसके सामने जो सुखों का काल्पनिक स्वरूप था, कि जिन कल्पनाओं में वो जी रही थी, काल्पनिक स्वरूप, सिर्फ उसी चीज का उसे पता था। और कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, जिसके आधार पर सिर्फ वह क्या जानने की कोशिश करती थी, सुखों को जानने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे दुखों से तो कोई मतलब था ही नहीं, वो दुखों को पहचानती नहीं थी। क्योंकि लड़की जब अपने मायके में होती है, उसे सिर्फ और सिर्फ क्या पता होते हैं, वहाँ से मिलने वाली खुशियाँ, क्योंकि दुख का उसे कोई एहसास भी नहीं करवाता है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा इज, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। अब माँ क्या कहती है कि हे बेटी, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, मीन्स कभी भी अपनी सुंदरता पर मोहित मत होना। अपने चेहरे पर मत रीझना, अपनी सुंदरता पर मोहित मत होना, चेहरे पर मत रीझना, पर मत रीझना। रीझना मीनिंग विल बी अट्रैक्ट होना, आकर्षित होना, कि कभी भी पानी में झांक कर या दर्पण में अपना चेहरा देखकर मत रीझना, क्योंकि यदि तुम अपनी सुंदरता के प्रति रीझ जाओगी, तुम अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाओगी, तुम अपने घर गृहस्थी के कार्य नहीं कर पाओगी, कर्तव्यों को नहीं संभाल पाओगी। कि हे बेटी, कभी माँ सीख देती हुए कहती है कि कभी भी अपनी सुंदरता के प्रति मोहित मत होना। कभी तुम ये सोचो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं ये सब काम नहीं कर सकती, तो हे बेटी ऐसा कभी भी मत करना। और दूसरी सीख देते हुए कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, आग रोटियां सेकने के लिए है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब दूसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि बेटी, जो आग होती है, इस बात को ध्यान रखना कि आग खाना बनाने के लिए है, रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि अपने ससुराल में ऐसी मुसीबतें भी आ सकती हैं जो तुम्हें मरने तक के लिए विवश कर दें, तो कभी भी अपने आग को रोटियों के अलावा किसी भी काम में मत लेना। खाना बनाने के लिए है, ना कि स्वयं का आत्मदाह करने के लिए। मीन्स कभी भी कमजोर मत समझना, कभी भी आत्मदाह की मत सोचना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। और कभी भी, अब कहती है माँ कि हे बेटी, कभी भी वस्त्र और आभूषणों के प्रति, वस्त्र और
आभूषण, जेवर, गहने। अब माँ कहती है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कभी भी वस्त्र और आभूषणों के लिए इतने लालायित मत होना कि ये तुम्हारे जीवन के बंधन बन जाएं, क्योंकि ससुराल वाले थोड़े से वस्त्र और आभूषण देकर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे और तुम उनकी तरफ इन आभूषणों और इन नए नए वस्त्रों के लिए क्या हो जाओगी, उनकी तरफ आकर्षित हो जाओगी। फिर वो जैसा कहेंगे वैसा ही तुम करोगी। तो ये सिर्फ बंधन मात्र हैं, इनसे कुछ नहीं होता है यदि तुम पुराने वस्त्र और पुराने आभूषण भी पहन लोगी तो। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन। माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। जैसी मत देना। अब माँ ने क्या कहा कि हे बेटी लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? एक्सप्लेनिंग कि लड़की होना, लड़की होकर तुम यहाँ जिस स्वभाव के साथ रह रही हो, मीन्स जैसा तुम्हारा व्यवहार है, सभी से प्रेम से व्यवहार करती हो, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करती हो, मासूमियत दिखाती हो, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर लेती हो। तो क्या कहती है माँ कि लड़की होना कि लड़की जैसी ही रहना, व्यवहार अच्छा रखना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रसन्न रहना, सारे काम करना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना कि जैसी तुम भोली यहाँ दिखाई देती हो, मासूम दिखाई देती हो, व्यवहार तुम अपने लड़की वाले रखना, लेकिन अपने ससुराल वालों को लड़की जैसी मत दिखाना कि यदि तुम उन्हें अपना भोलापन दिखाओगी, भोली सी बनी रहोगी या बहुत ज़्यादा अच्छा व्यवहार या ऐसा उन्हें एहसास दिलाओगी कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्या हो, कमज़ोर हो, तो बेटी ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि यदि तुम अपनी कमज़ोरी अपने ससुराल में दिखाओगी या अपना भोलापन अपने ससुराल में दिखाओगी, ऑफ कोर्स वो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, ढंग से रहने नहीं देंगे। इसलिए माँ ने कहा है, माँ ने सीख देते हुए कहा है कि बेटी लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, जैसी तुम यहाँ पे हो, कमज़ोर, सबके कमज़ोर, सबसे प्रेम से व्यवहार करने वाली, वहाँ ससुराल में जाकर सब तुम्हारे ही हैं इसलिए प्रेम से व्यवहार करना, भोली बन के रहना, लेकिन कभी भी अपना भोलापन या अपनी कमज़ोरी उनके आगे मत दिखाना, नहीं तो वो तुम्हें जीने नहीं देंगे, वो तुम्हें परेशान करेंगे। और कभी भी उनके दमन चक्र में दबके मत रहना, दमन चक्र में दबके मत रहना, अदरवाइज वो तुम्हारे ऊपर अत्याचार करेंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे। तो लड़की होकर तुम अपना अस्तित्व कभी भी मत खोना। अस्तित्व मीन्स पहचान। सो इन दिस पोएम माँ अपनी बेटी को बहुत सी सीख देती है। जब उसकी शादी होने वाली होती है वो बहुत सी अच्छी चीज़ें बताती हैं जो आगे जाकर ससुराल में उसके काम आने वाली हैं और उसे वास्तविकता का जो संघर्ष है उससे लड़ाई करने के लिए बताती हैं और उससे सामना करने की बात कहती हैं। और माँ कहती है कि कभी भी अपने ससुराल वालों को अपनी कमज़ोरी ना बताकर
अपनी कमज़ोरी नहीं बतानी है, और क्योंकि वो कमज़ोरी बताएगी तो ससुराल वाले उसे परेशान करेंगे। यहाँ तक कि जो माँ ने एग्ज़ाम्पल दिया है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, क्योंकि कई ससुराल वाले ऐसे होते हैं, वो अपनी वधू को, अपनी बहू को इतना विवश कर देते हैं कि वो जो रोटियों के काम में जो आग आती है, उस आग को अपने आप में जलने के लिए काम में ले लेती हैं। मीन्स उसे विवश कर देती हैं कि वो अपना आत्मदाह कर ले और अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर ले। नाउ दिस वन पोएम इज़ ओवर, सो यू लिसन इट completely clearly. Over.